नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज की ये वीडियो मछली के साथ बतख पालन के संबंध की पार्ट 3 है, यानी मछली से बतख पालन का पार्ट 3 है। इसके पहले मछलियों के साथ बतख पालन के संबंध में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपने ये जाना कि यदि आप मछलियों, पार्ट 1 में आपने क्या जाना कि मछलियों के साथ बतख का पालन क्यों करना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और पार्ट 2 में आपने जाना कि कैसे पालन किया जाना चाहिए। लेकिन क्यों पालन करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, इसके संबंध में यह चीज भी जानना जरूरी है कि सावधानियां कौन सी रखनी है, कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो और इसके साथ ही मैंने कहा था पार्ट 2, यानी जो इसके पहले वीडियो आई थी पार्ट 2 में, कि यदि आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो उनके जवाब भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। तो मैं वो भी इंक्लूड करने वाला हूं जो आप में से पूछे गए पार्ट 1 और पार्ट 2 के सवाल है, साथ ही साथ जो सावधानियां उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो ये कि यदि आप बतख का पालन कर रहे हैं तो तालाब के इर्द गिर्द जो आपका पूरा बाड़ा है फिश फार्म का, उसमें फेंसिंग जरूर करा दें। सावधानी नंबर पहली जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि देखिए, यदि आपकी मछलियां तालाब के अंदर हैं तो आपके तालाब को कुत्ता या बिल्ली शिकार नहीं कर सकता, लेकिन बतख जो क्योंकि ना ऊपर सरफेस में रहता है तो कुत्ते और बिल्ली इस तरह के जीवों से इनको खतरा होता है। ऐसे में तालाब के चारों तरफ यदि आप बतख पालन कर रहे हैं तो एक प्रॉपर घनी जाली की, ऐसा नहीं कि वो 3 जो तार होते, कटीले तार होते, उनसे आप फेंसिंग करते, उससे क्या होता है जानवर फिर भी एंटर कर जाते हैं अंदर, कुत्ते या इस तरह के जानवर। तो आपको घनी जाली का कह सकते हैं फेंसिंग करनी है, जिससे कि इस तरह के जीवों से आप पूरा जो आपका बाड़ा हो वो सुरक्षित हो। और एंट्री भी आपको ऐसी रखनी बाड़े की जहां से आप आए और जाएं, और उस समय गेट जो हो बंद हो, ताकि इस तरह के कोई भी जीव है जो आपके तालाब में या फिर तालाब का जो क्षेत्र है उसमें ना आ सके। तो पहली चीज ये कि बतखों को इनसे खतरा होता है इस तरह के जीवों से, तो इनको सुरक्षा के लिए फेंसिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये सवाल आप में से कई लोगों ने कमेंट में भी पूछा है कि यदि मैं तालाब में बतख को डालता हूं तो मेरे बतख जो हैं वो हमारी मछलियों को तो नहीं खा जाएंगे। तो ये तो बड़े खतरे की बात होती है। देखिए, इसके लिए ना लोगों ने गलती की, क्या कि उन्होंने जो पहली वाली वीडियो थी उसको पूरा नहीं देखा और नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया। यदि वो पूरा वीडियो देखते तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था, मैंने बताया था कि मत्स्य बीज को स्टॉक करने के बाद में तालाब में 1 महीने के बाद ही फार्म में आपको बतख लाना चाहिए, क्योंकि बतख जो होता है वो मछली को खा सकता है डेफिनेटली, लेकिन बतख छोटी मछलियों को केवल खा सकता है, बड़ी मछलियों को नहीं खा सकता। तो यदि आपके तालाब में मछलियों का जो वजन है वो 100 ग्राम हो गया है, तो उसके बाद यदि आप बतख का स्टॉकिंग करते हैं तो फिर बतख आपकी मछलियों को नहीं खा पाएगा। मछलियां सक्षम होती हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर 100 ग्राम से कम वजन की मछली है, 50 ग्राम 40 ग्राम की, तो बतख उनको खा जाएगा। तो यहां पे ये क्लियर हो गया। एक ऐसा ही सवाल आया था कि यदि मैं स्पॉन या फ्राई को स्टॉक करता हूं तो क्या मैं ज्यादा संख्या में स्टॉक कर दूं कि बतख है उसको अगर खाए भी तो थोड़ा बहुत खा ले, बाकी बच्चे बच जाए आखिरी तक। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप फिंगरलिंग भी डालते हैं 1 एकड़ में 4-5 हजार, तो बतख वो पूरे फिंगरलिंग को खा जाएगा। तो यहां पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब आपके तालाब में फिंगरलिंग भी आप स्टॉक कर रहे हैं तो 100 ग्राम के ऊपर जब फिंगरलिंग हो जाए उसके बाद ही आपको बतख को स्टॉक करना, तालाब के अंदर लेकर आना है। तो यूजली 100 ग्राम तक पहुंचने में 1 माह का समय लग ही जाता है। तो बच्चों को स्टॉक करने के 1 माह के बाद आपको बतख की स्टॉकिंग करनी है। तीसरी चीज यहां पे जो सावधानी है वो ये कि जब आप बतख पालन कर रहे होते हैं ना, तो कभी वो अंडों का प्रोडक्शन ज्यादा देते हैं, कभी कम देते हैं। यूजली ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी मौसम पर निर्भर करता है। सर्दियों के मौसम में अंडे बतख ज्यादा तेजी से देते हैं और गर्मियों में अंडों का उत्पादन कम हो जाता है। तो ऐसे में कई बार मछली पालक घबरा जाते हैं गर्मी के मौसम आते ही कि हमारा अंडा का उत्पादन कम हो गया। तो ऐसे में उनको घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यहां पे दोस्तों जो अगली सावधानी वो आपको रखनी है, जैसे पहली वीडियो मैंने बताया कि आपको जो मछली बतख घर है, यानी बतख का जो शेड है, उसके अंदर आपको मछली बतख का खाना देना है। जो उसके फीडर होते हैं उसमें खाना दे सकते हैं, और जो ड्रिंकर होता है उसमें पानी दे सकते हैं, है ना। तो लेकिन यहां पे सावधानी आपको ये रखनी कि जो रात्रि का समय होता है उसमें आपको ड्रिंकर और फीडर दोनों को अलग कर देना है अपने सेट से, वरना रात भर ये पूरे आपके उसके अंदर बतख घर के अंदर ये उछल कूद बतख मचाते रहते हैं, जो ठीक नहीं होता है। तो रात्रि के समय फीडर और ड्रिंकर दोनों को अलग कर देना है। दोस्तों, यहां पे जो अगली सावधानी आपको रखनी है वो ये कि जब आप रात्रि के समय फीडर और ड्रिंकर को अलग करें अपने सेट से, तो पहले आपको फीडर को अलग करना है और उसके 5 से 10 मिनट के बाद आपको ड्रिंकर को अलग करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बतख ना दाना खाता है
तो उसके बाद उसको पानी पीना अनिवार्य होता है। यदि कई बार ऐसा होता है कि बतख ने दाना, आपने पहले ड्रिंकर को अलग कर दिया, फिर फीडर को अलग किया, जब तक आपने ड्रिंकर को अलग किया तब तक बतख कुछ भी फीड खा रहा है फीडर के माध्यम से, फिर आपने फीडर को अलग कर दिया तो उसके बाद बतख को पानी पीने को नहीं मिल पाता है, जिससे कि जो अनाज वो खाया या खाना खाया उसके गले में फंसा रह जाता है, तो उससे उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि पहले आपको फीडर अलग कर देना है, उसके 5 से 10 मिनट के बाद जब बतख सारे थोड़ा पानी पी ले खाना खाने के बाद, उसके बाद आप ड्रिंकर को भी अलग कर दीजिए। यहां पे दोस्तों सर्दियों के मौसम में खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना कि रात के समय आपको अपने शेड के अंदर बल्ब जरूर जला के रखिए। उसके 2 फायदे होते हैं, या ना जलाने से 2 नुकसान हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बतख पानी में खुद को गीला कर लेते हैं, ऐसे में ठंड में उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो जो बल्ब जल रहा होता है उससे उनको हीट मिलती है, तो वो अपने आप को उससे सुखा लेते हैं। तो पहला चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि रात्रि के समय जब अंधेरा होता है तो बतख के अंदर घबराहट हो सकती है, जिससे वो यहां वहां भागेंगे, उनके अंदर कह सकते हैं इंजरी होगी, घाव लगेंगे। तो रात्रि के समय भी शेड के अंदर उजेले की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए बल्ब लगा होना चाहिए। ये गलती आप ना करें। यहां पे दोस्तों एक और आपको सावधानी या एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि यदि आप केवल बतख पालन कर रहे हैं या आपका मुख्य आय का स्रोत बतख पालन है, तो यहां पे आपको कम से कम 1000 बतख जरूर पालने चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अदरवाइज जो आपके खर्च होंगे वो आपके इनकम से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। उत्पादन तो होगा लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप मछली पालन के उद्देश्य से आप बतख पालन कर रहे हैं कि मछली पालन को सहायता के लिए, तब 1 एकड़ में 100 से 150 बतख पर्याप्त होते हैं। तो ये स्थिति को आप समझिए कि आप मछली पालन के सहायक के तौर पर बतख पाल रहे हैं या केवल बतख पाल रहे हैं, मछली पालन को सहायक रख रहे हैं। तो यहां पे जो मैंने पूरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दिया है, या कह सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो इस टॉपिक के ऊपर है कि मछली पालन में बतख कैसे सहायक है, और ये उसी के ऊपर बेस्ड है पूरे लेक्चर। यहां पे दोस्तों आपको एक और सावधानी बरतनी है, वो ये कि जब भी आप अधिक संख्या में बतख पालें, जैसे कि मान लीजिए आपका तालाब 5 एकड़ का है, 5 एकड़ के हिसाब से आपने 1000 बतख तालाब में अपने पाल रहे हैं बतख मछली के साथ में, तो ऐसी स्थितियों में कोशिश ये करें कि जो तालाब के बाहर, तालाब की मेढ़ या तालाब के जो बाहर का एरिया, वहां पे आप उसका कह सकते हैं बतख घर बनाएं। तो एक स्थिति मैंने बताई थी पिछले पार्ट 2 में कि आप तालाब के ऊपर बना सकते हैं, जिससे उसकी विष्ठा होगी वो डायरेक्ट तालाब के अंदर गिरेगी पानी पे। दूसरी स्थिति मैंने बताई थी कि आप तालाब के बाहर बना लीजिए। अब देखिए, चूंकि तालाब बहुत बड़ा होता है 5 एकड़ का, और बतख घर होगा वो किसी एक कोने पे होगा, तो जो बतख की विष्ठा होगी वो तालाब के किसी एक कोने पे ही गिरती रहेगी। ऐसे में पूरा तालाब बराबर से फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थितियों में जब आपका तालाब बहुत बड़ा है और आपके बतखों की संख्या 1000-2000 तक है, तब आपको तालाब के बाहर बतख घर बनाना चाहिए, और बतख की जो विष्ठा है उसको कलेक्ट करके डेली बेस पे पूरे तालाब में बराबर से ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, ताकि पूरे तालाब का बराबर से फर्टिलाइजेशन हो सके। लेकिन अगर आप छोटे स्तर पर मछली पालन कर रहे हो और आपका तालाब छोटा है और आप 50-100 बतख ही पाल रहे हैं, तब बेहतर ये होता है कि तालाब के ऊपर ही आप एक बतख घर बना दें, कि ताकि उसकी जो विष्ठा वो सीधे तालाब में गिरती रहे। ऐसे में आपका लेबर कॉस्ट कुछ भी नहीं आता है। साथ ही दोस्तों यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन पूछा है हमारे 0 to 1। मैंने बताया ना कि जैसे कि मेरा मेंबरशिप कोर्स रन करता हूं, ऑनलाइन ट्रेनिंग रन करता हूं, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ में आपको मेंबरशिप भी मिलती है। जब भी आपको जरूरत पड़े आप फोन लगाइए मुझे या मैसेज करिए और पूछ लीजिए जो भी आपके सवाल हैं। तो ऐसे ही 0 to 1 जो हमारा मेंबरशिप है, उसके एक मेंबर है मिस्टर अशोक कुमार। उनने मुझे पर्सनल मैसेज पूछा इस वीडियो को देखने के बाद, पार्ट 2 और पार्ट 1 देखने के बाद, और उन्होंने पूछा कि पिछले वीडियो पे जैसे मैं बताया था कि जो मेल और फीमेल है बतख का, उनका रेशो 20:80 का होना चाहिए। यानी 100 बतख यदि आप पाल रहे हैं तो 20 मेल हो और 80 फीमेल हो। तो उन्होंने पूछा कि सर इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। तो देखिए बड़ा आसान होता है, मोटा माटी इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहली चीज तो ये कि सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो जो मेल होता है वो थोड़ा बड़ा होगा, फीमेल थोड़ा छोटी होगी। मेल का सर थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा गोल होगा, और जो फीमेल का सर होगा थोड़ा सा लंबा होता है। जो फीमेल होती है उसकी जो पीछे की पूंछ होती है वो एकदम सीधी होगी, और मेल के पीछे की जो पूंछ होती है उसके 2-3 पंख ऐसे मुड़े हुए होते हैं। मतलब अगर मेल की फीमेल की पूंछ ऐसी सीधी है तो मेल का ऐसा मुड़ा हुआ होगा, ऐसा पीछे वाला पंख। तो ये 2-3 मतलब इस तरीके से होते हैं, और इसके कलर में भी डिफरेंस होता है। तो जब आप बतख पालन करने लगते हैं तो इजीली होता है, बहुत कठिन नहीं है मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन करना। साथ ही इनकी आवाज भी अलग अलग होती है, फीमेल अलग तरीके से आवाज निकालती है और मेल अलग तरीके से आवाज निकालता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल
और मछली से बतख पालन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बाकी रह गए थे पार्ट 2 में बताना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी पार्ट 2 की, तो मैंने ये पार्ट 3 तैयार कर दिया। दोस्तों यदि आप भी इसी तरीके से मछली पालन को साइंटिफिक तरीके से और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हैं, तो 0 to 1 मेंबर अशोक कुमार का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मिस्टर अशोक कुमार, उनके जैसे आप भी मेंबर बन सकते हैं। आपको पे करना होता है केवल 4,999 रुपए, वन टाइम पेमेंट करना होता है, लाइफ टाइम के आप मेंबर बन जाते हैं। आपको कंप्लीट फिश फार्मिंग की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलती है, साथ ही साथ मछली पालन को व्यापार में कैसे बदला जाए इसकी भी ट्रेनिंग मिलती है। और कभी भी कोई भी सवाल आए ना, जैसे मिस्टर अशोक कुमार के मन में आया कि कैसे फीमेल को, डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके पूछिए ना, आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ जाते हैं। आप अपनी फार्मिंग के संबंध में भी कोई डाउट आ रहा, कोई सवाल आ रहा, मछलियों को बीमारी आ रही, डायरेक्ट आप मुझसे जुड़ के वो चीजें पूछते रहते हैं, आप फार्मिंग में सफलता प्राप्त करते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लाइफ टाइम की मेंबरशिप होती है। ऐसा नहीं कि 5 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद एक्सपायर हो जाए, एक बार इन्वेस्ट करना है, लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाते हैं। मछली पालन के संबंध में यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आप निष्फिक्र हो जाते हैं, क्योंकि आपको इतना नॉलेज, इतना कॉन्टेंट, इतनी जानकारी, इतना सपोर्ट दे देते हैं कि मछली पालन में सफलता सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 मछली से बतख पालन का आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो इन सारी वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाइए फॉलो करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।